अब नेक्स्ट टाइम इसमें आता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। नाम से ही पता चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो इसमें आ जाएंगे। देखिए, हमें कॉन्ट्रैक्टी से जो पैसा मिलना है वो तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है। तो आप इसमें ये मत सोचना कि हम तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बढ़ाकर दिखाने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? आप जो मर्जी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट दिखाओ, कॉन्ट्रैक्टी मतलब जिसने हमें ये काम दिया है उससे तो हम ऑलरेडी एग्रीमेंट कर चुके हैं ना, वो तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है। अब यहाँ पर हम खर्चे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में इसलिए दिखा रहे हैं केवल अकाउंटिंग पर्पस के लिए, हम अपना प्रॉफिट या लॉस शो कर पाए। समझ में आई बात? तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट होगी आइए देखते हैं। ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कॉस्ट डेट कैन नॉट बी, ये चीज जो लिख रखी है, कॉस्ट डेट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट इंक्लूडेड। जो हम उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉस्ट हमें नहीं लग रही, जो हम उसमें एलोकेट नहीं कर सकते, वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कौन कौन सी कॉस्ट आएगी, हम इसको तीन पार्ट में जनरली डिवाइड करते हैं। पहली क्या है? डायरेक्टली रिलेटिंग टू द स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, जो उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ही है। जो वहां पर साइट है हमारी जहां पर ये काम चल रहा है, उसमें कुछ मशीनें वगैरह लगी होगी, जितनी भी चीजें वहां पर साइट पर जा रही है वो तो उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ही हो गई, साफ साफ दिखाई दे रही है। तो जैसे साइट की लेबर कॉस्ट, उस साइट पर जो हमारी लेबर लग रही है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो यूज हो रहा है वहां पर, यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट यूज्ड, वो जो प्लांट पूरा स्पेसिफिकली वहां पर एलोकेट कर दिया हमने, उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये साफ साफ दिख रही है कॉस्ट, वो इंक्लूड होगी। दूसरा कॉस्ट कहता है जनरल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एलोकेटेड टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स। जो एक जनरल कॉस्ट है, जनरल कॉस्ट कैसी हो सकती है कॉन्ट्रैक्टर की? जैसे उसने एक इंजीनियर अपॉइंट किया, उसके तीन प्रोजेक्ट चल रहे थे, ठीक है, अलग अलग, और उसको उसने एक इंजीनियर अपॉइंट किया और कहा आपको इन तीनों प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करना है, ठीक है। तो अब वो तीनों को सुपरवाइज करेगा, तो अगर हम उसकी 1 लाख रुपए सैलरी दे रहे होंगे तो वो तीनों प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो गई, तीनों में डिवाइडेड बाय 3 करके डिवाइड कर देंगे, एलोकेट कर देंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो जितनी भी जनरल कॉस्ट लग रही है वो प्रोजेक्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। जनरल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एलोकेटेड टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस, अगर हमने एक ओवरऑल इंश्योरेंस ले रखा है अपने कॉन्ट्रैक्ट्स का, तो वो डिवाइड कर देंगे हम कॉन्ट्रैक्ट्स पर। कंस्ट्रक्शन के ओवरहेड्स जितने भी लग रहे हैं, जैसे मैंने आपको ये इंजीनियर का जो पेमेंट जा रही है उसका एग्जाम्पल बताया। तीसरा क्या हो सकता है, अगर इसके अलावा भी कोई है, अदर कॉस्ट स्पेसिफिकली चार्जेबल टू कस्टमर, अगर हमें लगता है कि ये कस्टमर से चार्जेबल है। जैसे इसमें ऐसी चीजें हो सकती है कि जो जिसने हमें काम दिया कॉन्ट्रैक्टी, ठीक है, उसके ऑडिटर विजिट करना चाहते हैं साइट को। अब वो साइट पर विजिट करना चाहते हैं तो मैंने अरेंजमेंट कर दी कि ठीक है उसके ऑडिटर आ सकते हैं यहाँ पर। अब वो आए, जो भी हमारा खर्चा लगा, अब ये कहीं एग्रीमेंट में तो ये था नहीं कि मुझे ये खर्चा बियर करना है, तो वो सारा क्लेम हमने किससे करा? अपने कॉन्ट्रैक्टी से, ठीक है, जिसने जिसके ये ऑडिटर्स आए थे। तो अदर कॉस्ट स्पेसिफिकली चार्जेबल टू कस्टमर लाइक एक्सपेंसेस ऑन विजिट बाय ऑडिटर। आई बात समझ में? तो सीधी सी बात है भाई, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में दिखेंगे, या तो साफ साफ दिखाई दे वो वाले, या फिर जो हम एलोकेट कर सकते हैं, रीजनेबली लगता है कि हाँ यार लॉजिकल है उस पर एलोकेट करने चाहिए, वो हम उसमें एलोकेट कर देंगे। आ गई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की अकाउंटिंग कैसे करनी है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है बुक्स में। देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे ये लंबे चलेंगे 2-3 साल तक। तो इस साल हम लोग कितना कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें और कितने खर्चे रिकॉग्नाइज करें, तो ये डिपेंड करता है कितना काम कंप्लीट हो गया उस पर। जितना परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हो गया है उस हिसाब से आप लोग रिकॉग्नाइज करते हुए चलो, ठीक है। अब 3 साल तक वेट करें, अगर 3-4 साल का प्रोजेक्ट है, 5 साल का प्रोजेक्ट है, वेट करें तो वो ठीक नहीं होगा। इससे बेटर है उसको धीरे धीरे करके रिकॉग्नाइज करते रहें, जितना जितना काम कंप्लीट होता जा रहा है उस हिसाब से। वो कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हम रिकॉग्नाइज करने लायक हैं भी या नहीं, मतलब रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ फाइनल आउटकम कैन बी मेड। क्या रीजनेबल एस्टिमेट एक बना सकते हैं फाइनल आउटकम क्या निकलने वाला है, या नहीं बना सकते? अब क्या ये रीजनेबल एस्टिमेट कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते, कैसे पता चलेगा? तो आइए एक बार देखिए, हाउ इज द आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एस्टिमेटेड रिलायबली। कब मानेंगे कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का एक आउटकम जो है
वो एस्टिमेट कर सकते हैं कि हाँ विश्वास हो सकता है, हाँ यार यही पिक्चर है, यही क्लियर पिक्चर लग रही है कि इतना होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, इतने खर्चे होने वाले हैं। तो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के केस में कब मानेंगे ये? तो एएस कहता है अगर ये 4 कंडीशंस आपकी फुलफिल हो रही है तो मान लिया जाएगा कि हाँ आपका कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम आप एस्टिमेट कर पा रहे हो रिलायबली, और आप रेवेन्यू और एक्सपेंसेस अपने आराम से रिकॉग्नाइज करो। ठीक है, क्या 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 कंडीशंस हैं? पहली, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैन बी मेजर्ड। आप पता लगा सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मेरा कितना होने वाला है। देखिए एग्जैक्ट फिगर नहीं, बट एक रीजनेबल एस्टिमेट तो लगा सकते हैं ना। थोड़ा बहुत चेंज तो होगा ही होगा, क्लेम भी आ सकते हैं, कुछ वेरिएशंस भी आ सकते हैं, चेंज इन स्कोप हो सकता है, माना, लेकिन एक रीजनेबल एस्टिमेट की बात हो रही है। ये कहाँ कह रहे हैं कि एग्जैक्टली उतना ही होगा। दूसरा, प्रोबेबिलिटी अबाउट रिकवरी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, ये तो AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी कहेगा, ठीक है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ही नहीं है रिकवरी की, आपको लग ही नहीं रहा, अभी विश्वास ही नहीं है कि पैसा रिकवर होगा, तो आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं रेवेन्यू? नेक्स्ट, स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन, कितना परसेंटेज काम कंप्लीट हो गया, एंड रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, और अभी कितनी कॉस्ट लगनी बाकी है कॉन्ट्रैक्ट पर, ये पता लग जाए। लास्ट, एक्चुअल कॉस्ट कितनी लग चुकी, ये मेजर की जा सके, मतलब कॉस्ट कितनी लग चुकी, कितनी लगेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और प्रोबेबिलिटी अबाउट रिकवरी, ये चारों कंडीशंस अगर है तो मान लिया जाएगा एस्टिमेट ऑफ, मतलब आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली। आई बात समझ में? अगर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है तो इतनी झंझट की जरूरत नहीं है। कॉस्ट प्लस में कहता है केवल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए रिकवरी की कि हाँ पैसा मिलेगा। दूसरा, एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड कैन बी मेजर्ड, कितनी कॉस्ट आपने लगा दी है ये मेजर की जा सके। क्यों भाई? बाकी दोनों कंडीशन कौन कौन सी छोड़ी कॉस्ट प्लस में? एक तो इसने ये छोड़ दी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू वाली, दूसरी कौन सी छोड़ी? रिमेनिंग कॉस्ट वाली। क्या इसकी जरूरत नहीं है कॉस्ट प्लस में? नहीं है। क्यों? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जितनी जितनी कॉस्ट लगती जा रही है प्लस एक परसेंटेज होती है, जैसे 5% प्लस, वो हमारा रेवेन्यू होता है। तो कितनी और कॉस्ट लगनी है, क्या मतलब इसको, कितनी और कॉस्ट लगनी है वो अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, जितनी लगती रहेगी प्लस एक्स करते रहेंगे, परसेंटेज जो भी है, रेवेन्यू आता रहेगा हमारा। ठीक है, इसलिए ये वाली नहीं। पहला, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू की जरूरत नहीं है, उसने तो कह ही दिया ना, जितनी कॉस्ट लगेगी प्लस हम परसेंटेज करके दे देंगे, तो क्या जरूरत है? तो ना रिमेनिंग कॉस्ट की जरूरत, ना टोटल रेवेन्यू की जरूरत, किसमें? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में। जरूरत किसकी है? हाँ, लेकिन कॉस्ट लग कितनी गई, तो अगर यही नहीं पता होगा तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज क्या करोगे? सामने वाले ने यही तो कहा है कॉस्ट प्लस परसेंटेज दूंगा, तो कॉस्ट लग कितनी गई ये नहीं पता तो कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने बैठेंगे हम बीच में? समझ में आ गई बात? तो ये चीजें होती हैं। तो अगर रीजनेबल एस्टिमेट हो सकता है, जो नीचे 4 कंडीशन या 2 कंडीशन है वो है, तब ये करेंगे। नहीं है तो क्या करेंगे? कैन नॉट बी मेड, तब फिर भाई क्या करो, अगर आपको ये विश्वास नहीं है, अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही, तो फिर जितना आपने खर्चा करा है ना, बस उतना ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो, वो भी तब जब आपको लग रहा है कि हाँ भाई पैसे इतने तो मिल ही जाएंगे। उसमें से भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ कट पीट के मिलेंगे, तो वो भी फिर आप कम ही रिकॉग्नाइज करो रेवेन्यू। समझ में आई बात? तो जस्ट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू टू द एक्सटेंट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज रिकवरेबल, जितनी रिकवरेबल है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बस उतना रिकॉग्नाइज करो, बाकी मत करो। नेक्स्ट, अगर है रीजनेबल एस्टिमेट करा जा सकता है तो क्या करें? तो यूज परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करो? परसेंटेज कंप्लीशन मेथड, जितना जितना काम कंप्लीट हो गया। ये परसेंटेज कैसे निकलेगी? अब ये परसेंटेज के लिए या तो इंजीनियर की मदद ली जाए, वो सर्वे वगैरह करे, या फिर फिजिकल प्रोग्रेस, दोनों लगभग एक जैसे ही हैं, सर्वे कर कर देखे, जैसे यहाँ पर सेकंड पॉइंट में लिखा है ना, सर्वे ऑफ वर्क परफॉर्म, या फिर फिजिकल प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क। ये एक इंजीनियर ही बता सकता है कि भाई इतने परसेंट काम कंप्लीट हो गया। उसकी एक मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है इंजीनियर की, वहां पर लिखा होता है कि इतने परसेंट काम कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीशन ऑफ फिजिकल प्रोपोर्शन, या तो उससे परसेंटेज पता लग जाए, या फिर हम अपने फाइनेंस वाले लोग कैसे पता लगाएं? ये वाला फॉर्मूला लगा के कि भाई अगर 100 रुपए लगने हैं कॉन्ट्रैक्ट में, 30 लग चुके, तो 30% हो गया काम। ये एक अंदाजा लगाने का तरीका है। तो एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, वो क्या आई? जितनी एक्चुअल कॉस्ट है प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट। भाई जितनी लग चुकी वो तो दिख ही रही है, प्लस और कितनी लगनी है, दोनों को मिलाओगे तो टोटल कॉस्ट हो गई। किस ये तो डिनोमिनेटर में आ गई, न्यूमरेटर में क्या आया?
एक्चुअल कॉस्ट अभी तक कितनी लग चुकी, तो पता लग जाएगा परसेंटेज कितना काम हुआ। 100 रुपए लगने हैं टोटल, 30 लग चुके, तो 30% काम हो गया। आई बात समझ में? तो ये 3 तरीके हैं पर डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालने के। कुछ एक दो चीजें नोट करनी है। क्या? परसेंटेज कंप्लीशन मेथड इज अप्लाइड क्यूमुलेटिवली एवरी ईयर। जैसे अभी 30% काम कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट फिर और कुछ परसेंटेज कंप्लीट होगा तो क्यूमुलेटिव होकर 40-50 हो जाएगा, फिर 70 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा ना, तो क्यूमुलेटिव होता है। तो एनी चेंज इन एस्टीमेट इज डेल्ट एज पर AS5। अगर कोई चेंज होता है एस्टीमेट में, बाद में लगता है कि नहीं ये गलत हो गया, तो वो AS5 के अकॉर्डिंगली चेंज इन एस्टीमेट माना जाएगा। एनी कॉस्ट इंकर्ड फॉर फ्यूचर एक्टिविटी इज रिकॉग्नाइज्ड एज असेट प्रोवाइडेड इट इज रिकवरेबल। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहता है कि कोई भी अगर ऐसा खर्चा आपने किया जो अभी आप क्लेम ही नहीं कर सकते अपनी कॉन्ट्रैक्टी से, ऐसा कोई खर्चा करा कॉन्ट्रैक्टर ने जो क्लेम नहीं किया जा सकता क्योंकि ये फ्यूचर एक्टिविटी का है, तो वो फिर अभी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में नहीं आएगा। ये तो एक असेट है, ये खर्चों में नहीं आएगा। ये तो वैसे भी सबको 11th के बच्चे को भी पता है। कोई ऐसा एक्सपेंस हुआ जो एडवांस में हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे कहते थे ना, तो वो तो असेट बनता था, वैसे यहाँ पे कह रहा है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू अर्लियर रिकॉग्नाइज्ड इफ अनकलेक्टेबल लेटर। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू पहले तो रिकॉग्नाइज कर दिया पहले साल में, दूसरे साल में पता चला बहस हो गई कॉन्ट्रैक्टी से, अब वो कह रहा है वो वाला भी नहीं देगा। ठीक है, उसने उसको अप्रूव नहीं करा, तो क्या करे? अब पिछले साल की बुक्स में तो चला गया कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कोई बात नहीं, इस बार उसको खर्चा बुक कर दो जितना मना कर दिया उसने, ठीक है, देने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू अर्लियर रिकॉग्नाइज्ड इफ बिकम अनकलेक्टेबल, तो इट इज प्रोवाइडेड एज एक्सपेंस इन द नेक्स्ट ईयर। आई बात समझ में? फोर्थ पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको हर क्वेश्चन में पहले चेक कर लेना है कि अगर इट इज प्रोबेबल दैट, पता चल जाए कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वुड एक्सीड कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। अगर ये दिख जाए, जिस भी साल ये दिख गया कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ज्यादा है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट जो भी हमने प्रोजेक्ट उठाया है ये लॉस में जा रहा है, अगर ये पता लग जाए तो एक्सपेक्टेड लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली। तो जितना भी लॉस आपका है उसको अभी से प्रोवाइड कर दो, अभी से उसका प्रोविजन बना दो। समझ में आई बात? प्रोविजन कितना बना दो, देखिए समझिए बात को। जैसे अगर ये पता लगे कि टोटल लॉस होना है 500 रुपए का, ठीक है, लेकिन कुछ लॉस तो इस बार वैसे ही आ रहा होगा। जब इस बार का कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, इस बार का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डालोगे P&L में, तो कुछ लॉस तो आ ही रहा होगा। हो सकता है 150 रुपए लॉस तो दिख ही रहा है इस बार में ही। टोटल लॉस कितना होना है? 500 रुपए, क्योंकि अभी तो परसेंटेज मल्टीप्लाई करके कुछ ही दिखेगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। अभी आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो 150 तो आ ही रहा है, अभी और कितने का प्रोविजन बना दो? 350 का, क्योंकि टोटल लॉस कितना होने वाला है? 500 रुपए का। समझ में आई बात? कुछ लॉस तो इस बार होते हुए दिखेगा। आप P&L बनाते आ रहे हो, आपको पता होगा P&L में कुछ आपको लॉस अलग से क्या दिखाना है, वो तो आप इधर इनकम लिखो इधर एक्सपेंस लिखो तो लॉस तो आएगा ही, अगर लॉस होगा तो वो लॉस तो है ही। इसके अलावा जो है उसके लिए प्रोविजन बना दो। ठीक है। डिस्क्लोजर्स क्या क्या देने हैं ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू इन द पीरियड, कितना कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया ये दिखाना है आपको। मेथड यूज टू डिटरमाइन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, क्या मेथड यूज करा? मेथड यूज टू डिटरमाइन स्टेज ऑफ कंप्लीशन, कई तरीके है ना, सर्वे वाला, फिजिकल प्रोग्रेस, या फिर वो फॉर्मूले वाला, तो कौन सा आपने स्टेज ऑफ कंप्लीशन का मेथड यूज करा ये बताना है। कॉन्ट्रैक्ट्स इन प्रोग्रेस, जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में ये 3 चीजें देनी है। क्या क्या? कॉस्ट कितनी कर की प्लस कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज किया या फिर लॉस, एडवांस कितना मिला, अगर एडवांस मिला है तो वो, रिटेंशंस कितनी है। रिटेंशन क्या होता है? रिटेंशन मतलब हो गया कि हमने बिल तो रेस कर दिया बट अभी कॉन्ट्रैक्टी ने ये पैसा रोक लिया, कह रहे बाद में दूंगा, रिटेन करके रख लिया। कई बार ऐसे करते हैं कॉन्ट्रैक्टी कि हर बिल में से कहते हैं 5-5% काटेंगे हम, और जब एंड में फाइनल सेटलमेंट कर रहे होंगे तब हम एक साथ देंगे। ऐसे होते हैं कई कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने पढ़े हैं। ठीक है, तो रिटेंशन मतलब पैसा उसने रोक लिया। अभी रिटेंशन एक असेट हो गई कॉन्ट्रैक्टर के लिए, पैसा बाद में आएगा, मना नहीं कर रहा, वो कहता बाद में दूंगा। एन एंटरप्राइज शुड रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करे? देखिए एक ये चीज और रिप्रेजेंट करनी पड़ती है, कॉस्ट कितनी इंकर की, फॉर एग्जांपल 100 रुपए कॉस्ट इंकर की, प्लस रिकॉग्नाइज प्रॉफिट 10 रुपए रिकॉग्नाइज किया, माइनस बिलिंग, प्रोग्रेस बिलिंग। अगर हमने 110 पर
ये 110 हो गया। अभी हमने 90 रुपए की ही बिलिंग करी है कॉन्ट्रैक्टी को, जो बिल बनाकर भेजे उसको वो 90 के ही भेजे, तो 20 रुपए के अभी बिल बनाने बाकी है। 20 रुपए क्या है, इसको बोलेंगे हम ड्यू फ्रॉम कस्टमर। देखिए यहाँ पर ड्यू फ्रॉम कस्टमर असेट, या फिर इसको बोल सकते हैं अनबिल्ड रेवेन्यू, वो रेवेन्यू जिसकी हमने बिलिंग नहीं करी, अनबिल्ड रेवेन्यू। समझ में आई बात? अगर नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव कैसे हो जाए, हमने बिलिंग कर दी 130 रुपए की, कायदे से 110 ही बनते हैं अभी तक, लेकिन हमने बिल में बना के रख दिया, उसको इनवॉइस रेज कर दिया 130 का, 20 रुपए ज्यादा का कर दिया इनवॉइस, तो 20 रुपए एक लाइबिलिटी है हमारी, एक्सेस ऑफ बिलिंग ओवर रेवेन्यू, एक्सेस ऑफ बिलिंग ओवर रेवेन्यू, तो 20 रुपए की हमारी लाइबिलिटी है। आपको बात समझ में आ रही है ये? देखिए एक चीज समझना, प्रोग्रेस बिलिंग में, प्रोग्रेस बिलिंग का मतलब हुआ बिल रेज करा है, इसमें हो सकता है पैसा मिल गया हो या नहीं मिला हो, तो इसके अंदर भी अपने आप भी डेटर हो सकते हैं। देखिए एक तो ये ड्यू फ्रॉम कस्टमर वाला डेटर हो गया, अनबिल्ड रेवेन्यू ये तो है ही, प्लस प्रोग्रेस बिलिंग में भी तो होगा कि कुछ पैसा मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा वो भी आपको डेटर में ही दिख रहा होगा, ठीक है, वो बिल्ड रेवेन्यू है। समझ में आई बात? कंफ्यूज मत होना, मैं आपको केवल ये बता रहा हूं प्रोग्रेस बिलिंग का मतलब क्या, वो यहां पर लिख भी रखा है रिटेंशन की डेफिनेशन, पोर्शन ऑफ प्रोग्रेस बिलिंग नॉट येट पेड अंटिल सेटिस्फेक्शन ऑफ कंडीशन या डिफेक्ट्स आर रेक्टिफाइड, पैसा जो रोक रखा है ये रिटेंशन है। प्रोग्रेस बिलिंग क्या है, अमाउंट्स बिल्ड फॉर वर्क परफॉर्म्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट वेदर और नॉट पेड बाय कस्टमर, चाहे कस्टमर ने दिए हों या ना दिए हों। मैं आपको सिंप्लीफाई कर कर एक चीज बोलता हूं, हमारे को क्या क्या चाहिए, देखो इतना टेक्निकल है नहीं, हमें क्या क्या चाहिए आराम से समझ लो, आ जाएगा। हमें दो चीजें चाहिए, हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले P&L की बात करते हैं। हमें P&L के लिए कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट चाहिए, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में दिक्कत ये, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अभी की भी चाहिए और आगे की भी चाहिए, कि क्यों, परसेंटेज निकालनी है ना, वरना परसेंटेज कैसे निकलेगी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट दोनों चाहिए कि आपको, ठीक है, रेवेन्यू चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट चाहिए। अगर कोई लॉस हुआ तो वो प्रोविजन बनाने तो लॉस चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, लॉस। बैलेंस शीट के लिए क्या चाहिए, बैलेंस शीट में क्या क्या जाता है, एक तो जाता है रिटेंशन, जो पैसे उसने रोक लिए, एक जाते हैं एडवांसेस जो उसने जल्दी दे दिए, एक जाता है ये अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर या फिर ड्यू टू कस्टमर, ये जो अभी निकालने का तरीका बताया मैंने, बस यही तो है, ठीक है। अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, ये हो गया रिटेंशन, एडवांसेस ये, और P&L में क्या क्या बताया, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और लॉस। प्रॉफिट तो अपने आप आएगा ही, लॉस का मैं प्रोविजन कह रहा हूं अगर वो हुआ तो। आ गई बात समझ में? ये सारी चीजें आप देखिए, L&T की यहां पर मैंने एनुअल रिपोर्ट दिखा रखी है, L&T वालों ने देखो ये सब कुछ लिख रखा है ना, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं तो ये तो लिखेंगे ही, AS7 इन पे एप्लीकेबल है। रेवेन्यू फ्रॉम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज रिकॉग्नाइज्ड एज कॉस्ट प्लस और फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, ये दिखा रखे हैं। फिर ये सारी चीजें आप इसको पढ़ लेना, मैं और जूम कर देता हूँ। अनबिल्ड रेवेन्यू, एक्सेस ऑफ बिलिंग ओवर रेवेन्यू, मेथड समझा रखा है कि हमने क्या क्या कैसे कैसे रिकॉग्नाइज कर रखा है। पहले ये पूरी पॉलिसी बताई अपनी, ठीक है, फिर इसके बाद एक मिनट, फिर इसके बाद ये देखिए अनबिल्ड रेवेन्यू, रिटेंशन मनी, अनबिल्ड रेवेन्यू, ये सारी चीजें इन लोगों ने बता रखी है। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।